कि हड़प्पा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले इसका हड़प्पा कल्चर क्यों नाम पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि पहली साइट जो थी या पहला जो स्थल खोदा गया वो हड़प्पा था, इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है ना, क्लियर? तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने इसके बारे में क्या क्या देखा? अभी पढ़ी ओरिजिन के बारे में पढ़ा ना कि इसका उद्भव कैसे हुआ, उद्भव जो है कैसे हुआ। फिर क्या हमने पढ़ा? इसका डेट पढ़ा ना, तिथिक्रम। फिर हमने क्या देखा? बोलिए, क्या देखा हमने? इसके फीचर्स, क्लियर, विशेषताएं। फिर हमने क्या देखा? विस्तार में हमने देखा ना, एक्सपेंशन इसका देखा ना, क्लियर। फिर बताइए, फिर हमने क्या देखा? बस इतना ही तो देखा है, उसके आगे कहा तो फिर क्यों सोचने लगे आप? चलिए, तो आज हम क्या देखेंगे? इसका डिक्लाइन या पतन, ठीक है ना, पतन कैसे हुआ। फिर इसकी कुछ चीज छूटी हुई है ना, जैसे इसमें क्या पॉलिटिकल मैंने बताया था ना, क्या स्थिति थी, सामाजिक स्थिति बताया था, बताया था। मैंने सोशल जो है वो नहीं बताया था ना, सोशल, पॉलिटिकल और क्या है, और धर्म भी क्या है, इसका धर्म भी छूटा हुआ है ना, क्लियर। तो हम क्या देखेंगे? पहले पतन देखेंगे, फिर सोशल, पॉलिटिकल और धर्म देखेंगे। उसके बाद क्या देखना है हमें? इसका आर्ट देखना है, ठीक है ना, क्या देखना है? कला देखना है। और फिर क्या देखना है हमें? इसकी क्या है, इसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस या देन क्या है इस सभ्यता की, इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना। चलिए, ओरिजिन तो क्लियर है ना, क्या था? तीन ही प्रकार के मत थे ना, देशी, विदेशी और क्रमिक उत्पत्ति का, ठीक है ना। इसी आपको क्लियर है ना, इसी के बारे में विवाद है, ठीक है ना। क्यों विवाद है? क्योंकि रिटर्न एविडेंस जो है वो पढ़े नहीं जा सके, मिले तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सके। और जो एक्सकवेशन हुआ है वो क्या है? वो केवल वर्टिकल मैक्सिमम हुआ है, तो क्या हुआ, हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। और अभी भी मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि तब मिल रहे थे अब नहीं मिल रहे हैं, अभी भी कुछ स्थल खोदे जा रहे हैं, जैसे हरियाणा में हरियाणा, ठीक है ना, तो कई स्थल अभी भी प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसकी जो लिपि थी, जो इसके लेख थे, पढ़े क्यों नहीं जा सके? पिक्टोग्राफिक थे ना, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नील नदी की सभ्यता जो थी, या वहाँ के हमने पढ़ लिए और मेसोपोटामिया के हमने पढ़ लिए, यहाँ के क्यों नहीं पढ़ पाए? कोई बता सकता है? इनकी खुद की अपनी है सर, तो उनकी भी तो खुद की अपनी थोड़ी है, एक दूसरे से रिलेटेड की तीसरी जो भी। देखिए, उसका कारण ये था कि जो मिस्र में जो पाया गया उसमें क्या था, उसमें कई भाषाओं में पाया गया, इनकी चित्राक्षर थी, उसके अलावा कोई इन्होंने भाषा का प्रयोग किया नहीं। किसी अन्य में भी लिखते तो कोरिलेट किया जाता, वहाँ क्या था कि ग्रीक में भी पाया गया, ठीक है ना। जैसे अशोक को पढ़ने में क्यों कामयाब हुए? क्यों? क्योंकि ब्राह्मी भी था, ग्रीक अरामीक भी था ना, तो हम तुलनात्मक करके क्या तुलना कर लिए, कोरिलेशन कर लिए और उसको समझ लिए। तो नील नदी और क्या है, नील की सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की, यानी मिस्र और मेसोपोटामिया की, वहाँ क्या था, वहाँ हमने कोरिलेट कर लिया क्योंकि अन्य भाषाओं में मिले। और दूसरी बात, इसकी पिक्टोग्राफी थी, चित्रात्मक, तो उससे क्या हुआ, पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, लेकिन क्या है, पढ़ने की कोशिश की जा रही है। और जिस दिन पढ़ा जाएगा उस दिन बहुत से रहस्य क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, पता चल जाएंगे। तो ये खुदाई क्यों की जा रही है कि ऐसा कोई और भाषा में हमें मिल जाए जिससे हम कोरिलेट कर सकें, क्लियर। चलिए, विशेषताएं हमने देख ही लिया था, 6-7 प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है ना। सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी इसकी? टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, ठीक है ना। उसके बाद इसका डेवलप ट्रेड एंड कल्चर, ठीक है ना। उसके बाद साइंस टेक्निक, इसका साइंस टेक्नोलॉजी क्या था, इसका बहुत उन्नत था,
फिर क्यूबिक दशमलव का ज्ञान था इनका, बाट माप का ज्ञान था, 3 जगह था ना, पूरे भारतीय महाद्वीप में था ना, कहाँ था? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है ना। कुल कितना क्षेत्रफल था? 12,93,600, ठीक है ना। और ये क्या था? भारत के उत्तर पश्चिम में था ना, पूरा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था। क्लियर? अब हम क्या देखेंगे? पतन। देखिए जैसे इसका ओरिजिन था, ओरिजिन में डिस्प्यूट है ना, इसी तरह इसके डिक्लाइन में भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। जैसे अब देखिए मैंने विचारधारा भी आप लोग को बताई है, तो क्या कहेंगे? एक आएंगे मार्टिन और व्हीलर, वो क्या कहेंगे कि आर्यों के आक्रमण से ये नष्ट हो गए, ठीक है ना। क्या कहेंगे? यानी पतन में भी क्या आएंगे? पतन में भी क्या आएंगे? 2 प्रकार के मत आएंगे। एक आएगा आपका क्या आएगा? आकस्मिक, ठीक है ना। एक क्या आएगा? आकस्मिक। क्या कहते हैं इसमें? इसको कैजुअल, सडन भी कह सकते हैं जो, ठीक है ना। तो क्या आकस्मिक पतन, ठीक है ना। और दूसरा क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? क्रमिक पतन कह सकते हैं, ग्रेजुअल डिक्लाइन, क्रमिक पतन। देखिए वो सब जो कारण आप बता रहे हो क्या है कि अलग अलग कारण, लेकिन हमको 2 में बांट के देखना है, तो क्या होगा? सिस्टमैटिक हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। अगर पतन का कारण पूछता है तो क्या करेंगे? जैसे हम ओरिजिन में 3 भागों में बांटे, वैसे पतन में हम क्या करेंगे? 2 भागों में बांटेंगे, आकस्मिक पतन और क्रमिक पतन, यानी ग्रेजुअल डिक्लाइन। क्लियर? देखिए आकस्मिक पतन में क्या हो सकता है? जैसे देखिए एक व्हीलर थे, देखिए फैक्ट हमें नहीं याद करना, हमें क्यों देखना है कि कैसे पतन हुआ, हमें ज्यादा इतिहासकारों का नाम भी नहीं लिखना है। व्हीलर ने क्या कहा? आर्य क्या किए? आर्यों के आक्रमण से ये नष्ट हो गई, ठीक है ना। अब इनसे पूछा जाए साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है जो आप कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद में क्या है? इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। पुर मतलब क्या होता है? दुर्ग, फोर्ट। तो मैंने क्या बताया था विशेषताओं में, नगर नियोजन में, कि पश्चिम में दुर्ग था, पूर्व में नगर था ना। तो नगर में क्या था? तो व्हीलर कहते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी इंद्र ने क्या किया? इनके दुर्गों को नष्ट कर दिया, यानी आर्य आक्रमण से सभ्यता नष्ट हो गई। तो क्या आएगा? आकस्मिक में तो आएगा भाई, एक आक्रमण हुआ, उनको मारा गया, ठीक है ना। फिर ये इसका वो भी देते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी देते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, नाम सुना ना। यहाँ से क्या हुआ है? यहाँ से 38 क्या कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसमें क्या है? इसमें चोट के निशान है, ठीक है ना। इसमें क्या है? गहरी चोट के निशान है। लेकिन ये प्रश्न उठता है कि अगर 38 इतनी 4,000-5,000 की जनसंख्या थी, तो क्या 38 कंकाल के आधार पर हम किसी बड़े आक्रमण की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये क्या दर्शाना चाहते हैं? ये क्या दर्शाना चाहते हैं? फिर वहीं आ जाएंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, ठीक है ना। हम क्या हैं? यूरोपीय लोग श्रेष्ठ हैं। आर्य क्या थे? यूरोप से थे, आए और यहाँ आक्रमण किए और बस गए, ठीक है ना। ये कहेंगे, ठीक है ना। फिर कुछ विद्वानों ने कहा कि नदियों के किनारे ये सभ्यता थी ना, तो कैसे हुआ? बाढ़ से नष्ट हो गई ना। भूकंप भी आकस्मिक पतन का हो सकता है। और जैसे कहीं पे अग्निकांड, जैसे पाकिस्तान में एक बालाकोट है, तो वहां से क्या है? अग्निकांड का मतलब जले हुई चीजें प्राप्त हुई, तो उससे पता चला कि भीषण अग्निकांड हुआ और लोग मर गए, भाग नहीं पाए, ठीक है ना। बाढ़ से क्या होता है? बाढ़ से तो लाखों लोग मारे जाते हैं। तो ये कल्पना की गई कि बाढ़ से नष्ट हो गई। तो बाढ़ से कौन? जैसे मार्शल हैं, मैके हैं, ये लोग क्या? मैके ने चरमुद्रों का, चरमुद्रों में क्या? सिंधु नदी की बाढ़ से नष्ट हो गई। मार्शल क्या कहेंगे? हड़प्पा नष्ट हो गई, कैसे? रावी नदी की बाढ़ से, ठीक है ना। तो प्रश्न तो उठता है ना कि बाढ़ से अगर नष्ट हो गई तो ऐसे स्थल जो नदियों के किनारे, उनका पतन कैसे हो गया? हाँ, ये तो प्रश्न उठता है, उनका पतन कैसे हो गया? यानी प्रश्न इन पे भी खड़ा होगा। फिर अग्निकांड में भी वही कह सकते हैं। फिर एक विद्वान आए अमेरिका के, उनका केनेडी नाम था, ठीक है ना। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने क्या? मलेरिया से मर गए, ठीक है ना। लेकिन आप क्या देख रहे हैं इसमें कि डिस्प्यूट आ रहा है ना, अलग अलग क्या विद्वान है, अलग अलग मत दे रहे हैं, ठीक है ना। डिस्प्यूट आया ना, तो हमें क्या करना है? हमें किस पर जोर देना है बताइए? क्रमिक पतन के सिद्धांत पे,
ठीक है ना। तो ये आकस्मिक पतन का सिद्धांत हो गया, जिसमें बाढ़ हो गया, महामारी हो गया, ठीक है ना, अग्निकांड हो गया, ठीक है ना, बाह्य आक्रमण, क्लियर ना। ये 4-6 कारण हो गए। फिर हमें क्या आना है, किस पे आना है, क्रमिक पतन के सिद्धांत में। अब इसमें क्या, देखिए इसमें क्या है, कहा जाता है जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है ना। इसका कारण क्या था कि उनको ईंटों की जरूरत थी, ईंटों को पकाना था, तो क्या था, लकड़ियों को काटते थे। तो जब बड़े पैमाने पे जंगलों को काटा जाएगा तो क्या होगा, आपदाएं आती है ना, आपदाएं आती है ना, जैसे उत्तराखंड में भी आई थी, हुआ था ना, हुआ था। तो क्या हुआ, वो क्यों होता है, जब हम अनियंत्रित ऐसे मकान बनाते हैं, जैसे होटल बड़े बड़े बन रहे हैं, तो क्या हुआ, पहाड़ों के ढाल पे बनते हैं, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है ना। तो पृथ्वी क्या अपने आप को संतुलित करती है, तो उसमें क्या ये सब घटनाएं होती है ना, भूकंप की, बाढ़ की। तो एक विद्वान थे आर.एल. स्टाइन, उन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन का सभ्यता नष्ट हो गई। ये इन्होंने क्या कहा, जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गया, सभ्यता नष्ट हो गई। और देखिए हाल ही में क्या हुआ, आईआईटी खड़गपुर ने शोध किया, तो उस अवधि में जो उन्होंने शोध किया, ये पाया कि उस कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, यानी वर्षा की कमी के कारण। तो सूखे को भी क्या है, सूखे को भी क्या है, तो सूखा तो एक दीर्घकालिक दशा है ना। कई वर्षों तक अगर अनाज उत्पादन ना हो तो क्या होगा, पानी ना बरसे तो क्या होगा, उत्पादन नहीं होगा, तो क्या होगा, लोग छोड़ के चले जाएंगे ना, दूसरी जगह चले जाएंगे ना। और एक पुरातत्व बताता भी है कि यहाँ से छोड़ के लोग गुजरात चले गए थे, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं सूखे का भी प्रभाव पड़ा हुआ, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया, जंगलों को काटा, उससे क्या हुआ, पानी की मात्रा कम हो गई, और नदियों किनारे थे तो बाढ़ हो सकता है, बाढ़ भी आई हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मतलब ये बाढ़ एकाएक नहीं आई, क्या हुआ, क्रमिक रूप से जलवायु परिवर्तन हुआ, तो ये सब घटनाएं हुई। तो पतन कैसे हुआ सभ्यता का, क्रमिक रूप से, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमने क्या देखा था उद्भव में, ओरिजिन में हमने क्रमिक उत्पत्ति का बताया था, उसमें क्या था, 3 स्टेज थी ना। क्या था, एक था, देखिए एक था प्री हड़प्पा, क्या था, ये भी फेयर सर्विस ने दिया है ये, ठीक है ना। किसने दिया है, फेयर सर्विस ने, क्लियर। ओरिजिन उन्होंने मत दिया था कि प्री हड़प्पा, ये क्रमिक 6000 से लेकर लगभग 3500 BC, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि इस समय क्या था, आपको याद है जब मैंने स्टोन एज पढ़ाया था, सीमित पैमाने पर कृषि होती थी, पत्थरों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, सीमित पैमाने पर कृषि यहाँ होती थी। फिर क्या हुआ बताइए, अभी हड़प्पा यानी या प्रारंभिक हड़प्पा, प्रारंभिक तो प्री हड़प्पा, हड़प्पा से पहले का समय, ठीक है ना। फिर अर्ली हड़प्पा, इसमें क्या होगा, 3500 से 2600, क्लियर। इसमें क्या होगा, इसमें होगा वहाँ सीमित पैमाने पर कृषि हो रही थी, यहाँ क्या हुआ, ज्यादा उत्पादन हुआ, अन्नागारों का निर्माण हुआ और ज्यादा गांव अस्तित्व में है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, क्या होगा, डेवलप हड़प्पा, ठीक है ना, डेवलप, ठीक है ना। ये क्या है, 2600 से 1800। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, नगरों का होगा ना, नगर विकसित होंगे, मार्केट आएंगे, ठीक है ना, ये उसका। फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे लास्ट चरण क्या होगा, डिक्लाइन वाला, ठीक है ना, डिक्लाइन यानी क्या कहेंगे इसको, पतनोन्मुख हिंदी बोलेंगे, डिक्लाइन। तो इसमें क्या होगा, यही होगा, देखिए 1800 से 1000 या जो भी मान लीजिए। इसके बाद क्या हुआ, इस काल के बाद क्या हुआ, 1800 के बाद पतन होने लगा, ठीक है ना। तो ये कैसे है, ये क्रमिक रूप से हुआ। अब इसके लिए डेवलप से पतन कैसे हुआ, क्यों पतन हुआ ना, तभी से सभ्यता क्या हुआ, पतन का मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया, पतन का मतलब क्या हुआ, स्वरूप चेंज हो गया, उसका नेचर चेंज हो गया। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, नगर से क्या हो गया, ग्रामीण में परिवर्तित हो गई, ठीक है ना, क्लियर। तो उसका कारण क्या हुआ, उसका कारण बहुत कुछ था, उसमें कारण ये भी हो सकता है, ठीक है ना, क्रमिक पतन भी हो सकता है आकस्मिक भी हुआ रहा हो,
क्योंकि हमें रिटेन एविडेंस तो प्राप्त नहीं है, तो हम एक अनुमान तो लगा सकते हैं। थ्योरी किसने दिया है देखिएगा यहाँ पे। क्या चीज? फेयर सर्विस। फेयर। फेयर सर्विस मैं बोल दे रहा हूँ। फेयर सर्विस ने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये ग्रेजुअल ओरिजिन बताया उन्होंने कि पहले क्या हुआ, हड़प्पा के पूर्व उन्होंने बांटा, ठीक है ना। फिर क्या कहा? अर्ली हड़प्पा। फिर क्या कहा? डेवलप हड़प्पा, ठीक है ना। 6000 से 3500 क्या था? प्री हड़प्पा, यानी हड़प्पा से पहले का समय। स्टोन एज में आपने पढ़ा था ना कि सीमित से क्या हुआ, छोटे पैमाने पे छोटे छोटे गाँव है, पत्थरों का युग था ना, उनको कहाँ जानकारी थी, नदियों किनारे जाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गाँव उन्होंने बनाए मिट्टी के, ठीक है ना, एक जगह रहने लगे, छोटे पैमाने पे कृषि करने लगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? तांबे का प्रयोग किए ना, तांबे का। फिर क्या हुआ? कांसे का प्रयोग किए। फिर क्या हुआ? नगरों का निर्माण हुआ, ठीक है ना, व्यापार की शुरुआत हुई। फिर पतन कैसे हुआ? पतन का कारण क्या है? कैजुअल और आकस्मिक और क्रमिक पतन का सिद्धांत। क्लियर? तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ आने में कई तत्वों का योगदान था। देखिए कहीं न कहीं इनकी, इसके बाद क्या है, इसके बाद इनका व्यापार रुक गया होगा, जो बाहर देशों से होता था व्यापार रुक गया होगा ना, तभी तो पता। और व्यापार क्यों रुका होगा बताइए? व्यापार दो प्रकार के थे ना, एक स्थानीय स्तर पर व्यापार था और एक बाह्य व्यापार ना, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है ना। तो इंटरनल ट्रेड में क्या था, गाँव से शहरों पर वस्तुएं जाती थी, शहर से गाँव की हो, ठीक है ना। तो क्या हुआ होगा, हो सकता है कि बाढ़ आ गई हो, वहां से लेके जा ही नहीं पाए हो कई सालों तक, और इसी कारण हो सकता है कि बाह्य व्यापार भी ना हो पाया हो। तो एक लंबे समय तक जब व्यापार नहीं हो तो क्या होगा, पतन हो जाएगा ना, चीजें जा नहीं पाएंगी, और फिर ये भी उस स्थान को छोड़ के चले गए। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की तरफ कैसे रूप कर गया, मतलब क्यों परिवर्तन हुआ? परिवर्तन इसीलिए हुआ ना कि जब व्यापार आपका रुक जाएगा, ठीक है ना, और आपने कोई ऐसा चेंज भी नहीं किया कि आपने बाढ़ से निपटने में ऐसा कोई क्रांतिकारी पुल तो बनाना जानते नहीं थे, तो क्या होगा, अपने स्थान को छोड़ के चले जाएंगे ना, ठीक है ना। तो क्या होगा, खाद अधिशेष की बात तो नहीं है ना किसमें? जैसे कोई भी नगर सभ्यता बनता है उसके लिए खाद अधिशेष होना जरूरी होता है। बिल्कुल, कृषि में अतिरिक्त उत्पादन नहीं होगा तो कैसे मार्केट डेवलप होगा? तो क्या आगे चल के ऐसा हुआ होगा कि खाद अधिशेष नहीं बच रहा हो? हाँ बिल्कुल हुआ होगा। हाँ, बाढ़ हो गया, सूखा होगा तो क्या होगा, उत्पादन ही तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, वे स्थान पर रहेंगे नहीं, रहेंगे ना। खाद अधिशेष वाली बात। हाँ बिल्कुल, कृषि अधिशेष अगर एक्सेस प्रोडक्शन नहीं होगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा। रेगिस्तान जो फैल गया था तो मिट्टी की जो उर्वरता है वो हाँ बिल्कुल, इससे क्या होगा कि वहाँ का जो खेती, ऐसा भी कहा जाता है ना कि जैसे कई विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि टेक्टोनिक जो हलचल हुई इससे क्या हुआ कि भूमि तल ऊपर उठ गया, तो क्या हुआ, नदियां तो क्या दलदली क्षेत्र बन गया, उससे सभ्यता का पतन हो गया। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। हमको किस पे जाना है, हमको जाना है कि जो बेसिक उनका जो आधारभूत तत्व उसमें असंतुलन उत्पन्न हुआ, फिर वो किसी भी कारण से हुआ हो, उनका व्यापार अवरुद्ध हुआ, चाहे वो बाढ़ से हुआ हो, चाहे वो आक्रमण से हुआ हो, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, तो क्या हुआ, सभ्यता का स्वरूप परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। यदि मतलब कंफर्म डेट तो पता नहीं है, तो हो सकता है ये लोग जाके फिर वहाँ मोहनजोदड़ो में बस गए हो। हाँ तो हो सकता है, तो हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं। क्योंकि अगर सब लोग मर ही जाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? हाँ तो बिल्कुल सही, तो बात नहीं है ना, लोगों ने क्या किया, नगरों में छोड़ के गाँव में चले गए। पतन का मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ नष्ट हो गया, वो क्या हुआ, स्थान को छोड़कर चले गए, और जब खुदाई हुई तो उनकी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। हम ये नहीं कह सकते ना कि वो कहाँ गए। एक अनुमान लगाया जाता है कि गुजरात में उस समय क्या हुआ कि एकाएक जनसंख्या बढ़ने के संकेत मिलते हैं, तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पश्चिम से कहाँ चले आए, ये यहाँ तो थे, ये कहाँ थे, ये यहाँ थे ना, यहाँ से यहाँ चले आए, इसके संकेत मिलते हैं पुरातत्व के आधार पर। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि जब वहाँ बाढ़ आया होगा, कुछ भी हुआ होगा, तो यहाँ से यहाँ चले आए होंगे। क्लियर? तो ये हो गया पतन का सिद्धांत, समझ में आया ना। तो हमें क्या करना है, हम उसको दो भागों में बांट लेना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में विभिन्न मतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या आप किस मत से सहमत हैं, दो प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं ना। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि जलवायु परिवर्तन की क्या योगदान था पतन में, क्या भूमिका थी पतन में हड़प्पा सभ्यता की। तो 3-4 प्रकार से सोचेंगे तो क्वेश्चन 4-5 प्रकार से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, क्रमिक पतन का सिद्धांत, ठीक है ना, ग्रेजुअल और
कैजुअल मतलब आकस्मिक पतन का क्षेत्र। आकस्मिक में आपका बाढ़ आ जाएगा, महामारी आ जाएगा, अग्निकांड आ जाएगा, ये सब क्या है आकस्मिक। क्रमिक पतन में क्या है जलवायु परिवर्तन। ईंटों को बनाने के लिए क्या था, पेड़ों को काटा जाता था, उससे क्या होगा धीरे धीरे वर्षा की मात्रा कम हो गई, हाँ सूखा पड़ गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन का क्या हुआ कि टेक्टोनिक जो हलचलें हैं उनसे क्या हुआ, भूमि का तल ऊपर उठ गया, पानी जम गया तो दलदली भूमि बन गई। ठीक है, क्लियर। तो ये आपको निष्कर्ष में आपको यही दिखाना है कि जिस प्रकार उद्भव क्रमिक चरणों में हुआ उसी प्रकार पतन भी क्रमिक चरणों में हुआ। ठीक है ना। और पतन का अर्थ यह नहीं हुआ कि सभ्यता नष्ट हुई, पतन का अर्थ है क्या हुआ, स्वरूप चेंज हो गया, नेचर चेंज हो गया। तो क्या हो गया, नगरी से ग्रामीण हो गई। और एक बात और भी है, जब आप देखेंगे कि ये ग्रामीण में चेंज हुई तो कई वर्षों तक ग्रामीण बनी रही। फिर 6th सेंचुरी बीसी में जब लोहे का ज्ञान हुआ तब क्या हुआ, सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन हुआ, द्वितीय नगरीय क्रांति हुआ। ठीक है ना, क्लियर ना। सेकेंड अर्बन रेवोल्यूशन हुआ। देखिए यही इतिहास में है कंटिन्यूटी चेंजेस। यहाँ पहली नगरीय सभ्यता क्या थी, हड़प्पा थी ना। दूसरी कब आई, 6th सेंचुरी बीसी में जब लोहे का ज्ञान हुआ। तो फिर क्या हुआ, फिर वो क्या हुआ, विशेष उत्पादन हुआ, फिर वो नगरीय सभ्यता में है। फिर देखेंगे क्या हुआ, पूर्व मध्यकाल में जो सामंतवाद की स्थिति आई, गुप्त काल में। तो सामंतवाद का क्या मतलब होता है, भूमि आधारित व्यवस्था। ठीक है ना। पहले क्या था, मौर्य युग में क्या था, सिक्कों से लेन देन होता था ना। यहाँ क्या हो जाएगा, फिर सिक्कों की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा, पतन का सूचक होगा ना। फिर क्या होगा, ग्रामीण स्वरूप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वाणिज्य व्यापार में रुकावट आएगी। उसके बाद क्या होगा, फिर जब तुर्क आएंगे, जब वहां से तुर्क आएंगे, ठीक है, तो वो क्या आएंगे, अपने साथ चरखा लेकर आएंगे और तकनीक लेके आएंगे। तो फिर क्या होगा, फिर तृतीय नगरीय क्रांति होगी, ऐसा कहा जाता है ना। तो इस तरह क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्लियर। तो अब हम क्या देखेंगे, सोसाइटी, समाज कैसा था उनका। इतना समझ में आ गया ना। देखिए कोई भी समाज हो, हमेशा देखिए 4-6 बिंदु होते हैं, उसी पर किसी भी समाज का हम इतिहास में है तो लिख सकते हैं। सोसाइटी में क्या लिखेंगे, आज का ही समाज ले लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कैसे डिवाइड है ना, कैसे समाज बटा हुआ है या वर्ण व्यवस्था कैसी है। कोई भी समाज हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो गुप्त हो, चाहे वो मुगल हो, उसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वर्ण या क्लास। ठीक है ना, ठीक है ना। सेकेंड नंबर पे हम क्या देखते हैं, कंडीशन ऑफ वुमेन। ठीक है ना, महिलाओं की स्थिति क्या थी। किसी भी समाज का सबसे अच्छा मूल्यांकन कैसे होता है, महिलाओं की स्थिति से। ठीक है ना। इसमें कहा भी है ना, अम्बेडकर जी ने कहा भी है ना कि मैं किसी भी समाज का मूल्यांकन क्या करूंगा, उसमें महिलाओं की स्थिति से करूंगा। स्वामी विवेकानंद ने बोला है ना कि जिस प्रकार कोई समाज क्या है, जिस प्रकार चिड़िया बिना पंखों के उड़ नहीं सकती, उसी प्रकार कोई समाज कैसे है, बिना नारी के विकास के डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है ना। क्या चीज, वर्ण व्यवस्था या क्लास सिस्टम, वर्ग विभाजन जो स्थिति होती है ना। दूसरा क्या होगा, बोलिए क्या होगा, क्लियर। फिर क्या होगा, रीति रिवाज, खान पान, परंपरा जो होगी। ठीक है ना, क्या लोग समाज में खाते पीते हैं। ठीक है ना, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, ये सब भी तो आता है ना समाज में। हाँ, तो क्या कहें, फूड सिस्टम कैसा है उनका, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, मतलब वो क्या है, वो सब भी तो आएगा। उसमें क्या आएगा, आपका वेशभूषा में आएगा ना। यानी क्या होगा, आपके कपड़े कैसे हैं, आपने क्या पहना है, क्लास क्या है आपका, और क्या आप ज्वेलरी पहनते हैं। क्लियर। यानी क्या कहेंगे हिंदी में, वस्त्र और आभूषण। समाज में इससे तो पता चलता है क्या समाज की क्या दशा थी। ठीक है ना, क्या खाते पीते हैं, क्या कंडीशन है महिलाओं की, और क्या समाज कैसे विभाजित है।
ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद क्या आएगा? हाँ बिल्कुल, इंटरटेनमेंट आएगा कि नहीं आएगा? क्या होगा? हाँ इंटरटेनमेंट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बहुत कुछ करते थे, पासा खेलते थे, ठीक है ना। आपने देखा नहीं, मैंने कहा था कि मोहनजोदड़ो से क्या था, एक कैसी डांस करती हुई नारी प्राप्ति, तो क्या हुआ? तो संगीत का शौक रहा होगा ना, तो वही इंटरटेनमेंट तो आज हम करते हैं। जो मूवी देखने जाते हैं क्या होता है? इंटरटेनमेंट तो होता है। उसमें हम क्या करेंगे? नृत्य संगीत सब आएंगे ना। और धौलावीरा से स्टेडियम प्राप्त हुआ है ना, तो क्या कहेंगे? खेल कूद भी तो है। तो ये सब क्या होगा? मनोरंजन के साधन भी तो है। हम पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाते हैं तो क्या करते हैं? म्यूजिक सुनते हैं ना। तो वैसे वो लोग भी क्या करते थे उस समय? नाचना गाना, ये सब क्या है उनका इंटरटेनमेंट था। फिर क्या होगा बताइए? नहीं तो वो तो राजनीति में आ जाएगा ना, तो पॉलिटिकल, हम सोशल देख रहे हैं ना। तो क्या आएगा? हाँ कह सकते हैं, तो वो आएगा रिलीजियस पॉइंट, ठीक है। फिर देखिए इनका जो वो था, जैसे वो कैसे, क्या कहते हैं इसको, वो कैसे मतलब शवों को कैसे दफनाते थे, ठीक है ना। और घर के आंगन में दफनाते थे और कुछ जंगलों में छोड़ तीन प्रकार का था। जैसे एक पूर्ण होता है कंप्लीट, उसमें क्या होता है हम जला देते हैं, और जंगलों में भी छोड़ देते। और एक क्या होता था कि आंशिक होता है, क्या होता है पूर्ण कंप्लीट, मतलब होता है कि जैसे दफन करने की प्रक्रिया, ठीक है ना। और सर पूर्वजों को पूजा करते थे। नहीं बता रहा हूँ, तीन ही प्रकार का होता है ना। एक कंप्लीट होता है, जैसे हम क्या होता है, जैसे ईसाई में, मुस्लिम में क्या होता है, दफना दिया जाता है ना। जी। हिंदू में क्या होता है, जलाया जाता है ना। तो क्या कहेंगे उसके हम? पूर्ण अंत्येष्टिकरण, पूर्ण समाधिकरण और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है, फेंक दिया जाता है। तो क्या होता है, जानवर खा लेते हैं तो उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार का क्या था, हड़प्पा सभ्यता में भी था, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, अंत्येष्टि संस्कार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलते हैं? हाँ सही है, क्या बोलते हैं? हाँ कह सकते हैं, हाँ ठीक है। BURIAL यूरियल सिस्टम, ठीक है ना। इसको समाधान पद्धति भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो इसी पे हमको देखना है, इंटरटेनमेंट ये क्या है, ठीक है ना। और समाज में कुछ और भी होता है ना। अच्छा ठीक है, जैसे 6 क्या हो गया, यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, 5th तक, ठीक है। तो 6 में क्या हो गया, ठीक है। इसका क्या कहेंगे, समाधान पद्धति, ठीक है ना, क्लियर। चलिए इतना अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। समाज में और भी चीजें आ जाएंगी, जैसे क्या बताइए। नहीं नहीं था वो एक्सेप्ट हम ये नहीं कह सकते ना कि सती प्रथा का प्रचलन था, क्योंकि महिलाओं की क्या था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी ना यहाँ पे, क्योंकि मात्र सत्तात्मक था। हाँ नहीं, सती प्रथा का ये कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। हालांकि एक जगह मिला है, जैसे कालीबंगा से और लोथल से युग्मित समाधियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि मतलब जैसे वही व्हीलर वाली बात हुई कि 38 नरकंकार प्राप्त हुए तो हम बाह्य आक्रमण मान लें, तो कैसे मानेंगे? अगर 10,000 की जनसंख्या है, 5,000 की, उसमें कुछ लोगों पर गहरे चोट के निशान है, तो क्या आप मान लीजिए बाह्य आक्रमण हुआ है? उसी तरह सती प्रथा का हम नहीं मान सकते। जैसे अब जैसे एंटरटेनमेंट कैसे हम मान लेते हैं कि उनको गाने बजाने का शौक रहा हुआ, क्योंकि मूर्ति प्राप्ति हुई इस तरीके की, ठीक है ना। तभी तो ब्रिटेन के लोगों ने कहा कि काश ये मूर्ति हमारे यहाँ प्राप्त होती, तो हम भी कहते कि हम भी एक प्राचीन सभ्यता थे, ठीक है ना। तो क्या जो खुदाइयों में जो चीजें प्राप्त हुई उसी से तो हम अनुमान लगाते हैं। इनके धर्म रिलीजन के बारे में कैसे जानेंगे, सोसाइटी के बारे में, तो खुदाई चीजें प्राप्त हुई है। तो देखिए वर्ण व्यवस्था तो थी नहीं इस समय, तो वर्ग विभाजित समाज था ना, क्लास पे आधारित था समाज ना। कैसे समाज था, आपने पहले ही चर्चा कर ली है। दो व्यापारी भी रहते होंगे ना, हाँ, और जब उनको फिट क्यूबिक दशमलव ज्ञान कोई पढ़ाता भी रहा होगा, शिक्षक भी रहे होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, मध्य वर्ग भी था, हाँ। और हड़प्पा से श्रमिक आवास प्राप्त हुए तो क्या निम्न वर्ग भी था। तो क्या हो गया, 3 वर्ग हो गए ना कि नहीं हो गए,
हाँ कौन से? सार्थक वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। क्लियर? कंडीशन ऑफ वुमेन। तो खुदाइयों में क्या हुआ है? मैक्सिमम क्या है? मिट्टी से बनी नारियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है ना। साथ साथ क्या है दिखाया गया है कि देवी को बलि देते हुए दिखाया गया है ना कई मुहरों में। तो हम क्या कहेंगे? नारियों की स्थिति खुदाइयों से प्राप्त जो मूर्तियां प्राप्त, उससे क्या पता चलता है? अच्छी थी। ठीक है ना? क्लियर? अब देखिए, अब पता चला वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन तो रहे ही होंगे। जी सर। शिकार की परंपरा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन मछली ये सब तो मांस खाते ही रहे होंगे ना लोग, जानवरों को खाते ही रहे होंगे ना। तो क्या है? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की हड्डियां ही प्राप्त हुई हैं। तो क्या था? ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है ना? अब क्लास क्या है? देखिए, सूती वस्त्र का ज्यादा प्रयोग करते थे। जैसे एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो, उसमें क्या है? वो शाल ओढ़े हुए हैं, उस पे फूल बने हुए हैं। ठीक है ना? हाँ, आधा उसका आंख जो है इस पे है, मतलब ऐसे देख रहा है और इस शाल ओढ़े हुए है। ठीक है? तो क्या कहेंगे? मतलब सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे कि नहीं प्रयोग करते थे? कैसे पता चला वो? हाँ? कपास का ज्ञान हुआ। कपास का साक्ष्य मिला है ना कि अगर वो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं ओढ़े हुए, क्या कहेंगे? कहेंगे वस्त्रों ज्ञान था। अब रिटर्न एविडेंस तो है नहीं ना, तो खुदाइयों की चीजें प्राप्त उसी से पता करेंगे। हाँ, मूर्ति प्राप्ति। कपास। ठीक है ना? हाँ, कहा जाता है। ठीक है ना? क्लियर? वस्त्र आभूषण क्या है? जैसे चंद्रों से क्या काजल का साक्ष्य मिला है। ठीक है? इस तरह के तेल क्या ज्वेलरी क्या था? उनको ज्ञान था, सोने का आभूषण भी बनाते थे। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि कई आवासों में प्राप्त हुए, कई मिट्टी के आभूषण प्राप्त हुए। तो क्या पता चलता है? डिससिमिलैरिटी। ठीक है ना? क्या था? असमानता। निम्न वर्ग के लोग जो थे वो हड्डी और हाँ, उसके जो संपन्न वर्ग थे वो क्या थे? वो सोने के आभूषण पहनते थे, और जो गरीब था वो क्या था? मिट्टी के आभूषण पहनते थे। तो क्या है? सामाजिक विषमता थी कि नहीं थी? क्लियर? चलिए अब देखिए, एंटरटेनमेंट मैंने बताया ही। क्या कहेंगे? धौलावीरा से स्टेडियम प्राप्त हुआ है, यानी खेल कूद का शौक रहा होगा जैसे आज है। फिर हाँ, नृत्य संगीत मूर्ति से पता चलता है। क्लियर? ये सब तो रहा ही होगा ना। ये सब खेल कूद हो गया, मनोरंजन में और क्या है? यही सब तो आएंगे। मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। क्या हो? खिलौने बच्चे खेलते रहे होंगे। इससे क्या पता चलता है? इनका एंटरटेनमेंट पता चलता है। फिर सावधान पद्धति होगी ना। क्लियर? तो हो गया ना सोसाइटी। इतने ही पॉइंट पे हमें देखना है। हाँ, ये भी छूट रहा था। एजुकेशन भी तो था। नहीं, वो तो इकोनॉमी में आएगा ना। तो क्या कहेंगे? एजुकेशन। भाई कोई भी समाज हो, शिक्षा भी तो होगी ना। शिक्षा के बारे में कोई किताबें तो प्राप्त हुई नहीं कि हम कहें कि ये बहुत शिक्षित है। देखिए, जो खुदाइयों में क्या प्राप्त हुआ? जैसे एक पैमाना प्राप्त हुआ। ठीक है? उसी से हमने अनुमान लगाया कि 16 उसके गुणकों का प्रयोग करते थे, 16 उसके मल्टीप्लायर्स का प्रयोग करते थे। इसी के आधार पर हमने जाना ना, अगर ईंटों में उन्होंने 4:1 का प्रयोग किया तो क्या था? रेशियो से परिचित थे कि नहीं परिचित थे? दशमलव का इनको ज्ञान था कि नहीं ज्ञान था? हाँ, तो अंकगणित का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या कहेंगे हम? एजुकेशन भी इनकी बढ़िया थी, लिखना जानते थे। भले हम नहीं पढ़ सके हो, लेकिन लिखना तो ये जानते थे ना। धौलावीरा से ही 10 अक्षरों का एक लेख प्राप्त हुआ है, बड़ा सा बोर्ड मकान के आगे, जैसे हम लोग आज मकान के आगे बोर्ड होते हैं, उस तरह प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। तो क्या था इनको? क्या था? बेसिक चीजें इनको जानकारी थी, अंकगणित की जानकारी थी, ज्यामिति की जानकारी थी, ज्योमेट्री की। ठीक है ना? और अंकों का ज्ञान था इनको। क्लियर? तो क्या कहेंगे? वैदिक कल्चर की अपेक्षा शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या थे? अधिक उन्नत थे, अधिक डेवलप थे। क्लियर? क्योंकि वैदिक आर्यों को क्या था? शिक्षा प्रणाली की मौखिक थी, वो लिखना नहीं जानते थे। इनको क्या था? लिपि का ज्ञान था, लिखना जानते थे। सर वो बाट का भी ज्ञान था सर। हाँ बिल्कुल, बाट माप का ज्ञान। तो क्या होगा? एजुकेशन भी बढ़िया रही तभी ना। तो क्या होगा? देखिए, ये 7 पॉइंट आ गए ना। क्लियर? अब हम क्या देखेंगे? पॉलिटिकल चीजें ना, कुछ पॉलिटिकल भी। आर्थिक तो हो चुका है ना, कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग धंधों की व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य हमने बताया ना, विनिमय के साधन। कल ही हमने चर्चा किया था ना। तो हमें क्या देखना है? पॉलिटिकल। और पॉलिटिकल को समझ लीजिए, पॉलिटिकल में
मैं इसी मतलब 3-4 पॉइंट बता दे रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल कोई विशेष जानकारी तो मिलती नहीं है। पॉलिटिकल आतंकवादी भी थे ना, मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं पाए गए हैं। हाँ, ये क्या थे, पिस्तौल भी थे, कि ऐसे शस्त्र प्राप्त नहीं हुए जैसे और जगह प्राप्त हुए मिस्र मेसोपोटामिया में। तो ये क्या शांतिप्रिय, तो व्यापारी क्या है, व्यापारी क्या सोचता है, इस शहर में क्या रहे, शांति रहे ना। अगर मान लीजिए हुड़दंगई होगा, किसान आंदोलन ही होगा, तो क्या होगा, व्यापार क्या करेंगे, रास्ता जाम कर लेंगे। तो व्यापार में तो यातायात के साधन ही जरूरी है ना, ये जगह से तो समझ ले जाएगा। अपनी सुरक्षा के लिए हथियार तो रखते होंगे ना? बिल्कुल रखते होंगे, आप नहीं रखते हैं क्या? अपने घर में चोर आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो रखते होंगे ना। उतना तो सबको अपनी सुरक्षा का वो रहता है। तो वो तो है, लेकिन क्या था, बहुत बढ़िया। हाँ, जो भी मतलब वो भी लोग अपना रखते हैं, लेकिन जो खुदाइयों से चीजें प्राप्त हुई उससे ये पता चलता है क्या था, ये एंटरटेनमेंट करने वाले लोग थे, शांतिप्रिय लोग थे, ठीक है ना, और व्यापार पे अधिक बल देते थे। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या था इनका, यही तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि व्यापारी वर्ग के हाथों में शासन था, ठीक है ना। क्या था, व्यापारी वर्ग के हाथों में शासन था, क्लियर। दूसरी चीज क्या था, दुर्ग में कौन लोग रहते थे, तो क्या कहेंगे हम, शासक वर्ग का था ना। लेकिन शासन कौन करता था ये क्लियर नहीं है, क्या वहाँ पुजारियों का शासन था, क्या वहाँ व्यापारियों का शासन था, या फिर एक केंद्रीकृत सत्ता थी, ठीक है ना। इसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि इतनी बढ़िया सड़कें इन्होंने बनाई, हाँ, इतनी बढ़िया इन्होंने सड़कें बनाई, ठीक है, इतनी बढ़िया इन्होंने नालियां बनाई, जगह जगह मैनहोल बने हुए थे। तो क्या था, ये क्या दर्शाता है, कोई कोई सिस्टम है ना। आज जैसे नगर निगम है तो क्या नालियों की व्यवस्था देख रहा है, साफ सफाई, तो उस समय कुछ रहा होगा ना। तो हम ये अनुमान करते हैं कि कोई न कोई व्यवस्था या सिस्टम रही होगी, लेकिन चूंकि हमें कोई रिटन एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम अनुमान लगाते हैं कि एक शासक वर्ग था। अब वो शासन कैसे होता था, क्या वो केंद्रीकृत था, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन कोई कोई सिस्टम जरूर था जो इसको कंट्रोल करता था, क्लियर। कुछ लोग कहते हैं जो बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो क्या कहते हैं कि इतना बड़ा स्नानागार और इतने बड़े कमरे, लगता है पुरोहितों का शासन था, ठीक है ना। तो हम निश्चित रूप से इसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में नहीं कह सकते, तो ये क्वेश्चन भी नहीं ज्यादा पूछने की संभावना है, ठीक है ना। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक्सटेंशन, फीचर्स, डिक्लाइन और ओरिजिन। चलिए, एक महत्वपूर्ण पोर्शन छूट रहा है, आर्ट, ठीक है ना, ये जरूरी है। हाँ, धर्म भी छूट रहा है, तो हाँ, पहले हम रिलीजन देख लेते हैं, फिर आर्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, रिलीजन के बारे में कैसे जानेंगे हम, बताइए। स्नानागार में जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग होता है, ऐसा कहा गया है। बताइए, खड़े होके बताइए। देखिए, पहले समझ लीजिए, धर्म के बारे में बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ। धर्म के क्या है, किसी भी धर्म के दो पक्ष होते हैं ना, कौन कौन से बताइए। एक होता है थियोरेटिकल, एक क्या होता है प्रैक्टिकल, मतलब समझ रहे हैं ना। एक क्या हो गया, सैद्धांतिक हो गया, और एक क्या हो गया, व्यावहारिक, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि रिटन एविडेंस है नहीं, तो सैद्धांतिक पक्ष क्या हो गया, जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती। अब धर्म के बारे में जानकारी कैसी होगी, इसके व्यवहारिक पक्ष से। व्यवहारिक पक्ष क्या, जो खुदाइयों में चीजें प्राप्त हुई है ना, ठीक है, ओके। तो जो खुदाइयों में चीजें प्राप्त हुई, उसी से हम क्या करेंगे, इसके धर्म का अनुमान लगाएंगे। तो खुदाइयों में क्या प्राप्त हुआ बताइए, जैसे किसी ने अभी पॉइंट का मात्र दे दिया, तो हम क्या कहेंगे, कैसी पूजा करते थे। हाँ बिल्कुल, ये हो गया, मूर्ति पूजा करते थे, एक इश्यू हो गया ना मूर्ति पूजा का, ठीक है ना, करते थे ना मूर्ति पूजा। और देखिए, थोड़ा सा तुलनात्मक देखेंगे तो वैदिक सभ्यता में क्या था, वो मूर्ति पूजा नहीं प्रचलित थी, ठीक है ना, मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। यहाँ क्या था, मूर्ति पूजा थी हड़प्पा कल्चर में, क्लियर।
चलिए एक एक खुदाई में बताइए क्या क्या चीज मिले, एक एक विशेषता हो जाएगी लाख इधर। रुपए एरिया मिला है, सेरेमनीज के लिए लाख रुपए एरिया मिला है, धोला मीरा ये तो सिर्फ धर्म का पता नहीं चलता ना। में। देखिए मैंने क्या कहा था, समाधान पद्धति बताई थी ना, उसमें क्या करते थे वो, जैसे मृतक के साथ कुछ चीजें रख देते थे, तो हम क्या कहेंगे, पुनर्जन्म में आस्था थी कि नहीं, रिबर्थ में आस्था थी कि नहीं थी, हाँ रिबर्थ में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे, हाँ पुनर्जन्म में विश्वास करते थे ना, क्लियर। अंधविश्वास में भी विश्वास। अंधविश्वास सही है, ताबीजों के साक्ष्य प्राप्त में तो क्या है, जादू टोना इस सब में विश्वास करते थे, तो क्या कहेंगे, पुनर्जन्म और अंधविश्वास क्या थे, हाँ कुछ अंधविश्वास मानते थे ना, या कुछ ट्रेडिशन जो परंपराएं उसमें विश्वास ही करते थे। और बताइए, बुझाइयों से ही पता चलेगा, सोच सोच के बताएंगे तो पता चलेगा, ऐसा ही पॉइंट, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। पूर्वजों की पूजा करते थे, तो आई है ना, ऊपर जाएंगे तो किसकी पूजा करेंगे, हाँ बिल्कुल वेरी गुड, पशु पूजा, पशु पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे, जैसा कि मुगलों को प्राप्त हुआ ना, एक सींग वाले बैल क्या करती है, ठीक है ना, तो पशु पूजा करेंगे नहीं करेंगे, और बताइए, हाँ हाँ बिल्कुल, तो मातृ देवी की पूजा करेंगे नहीं करेंगे। देखिए जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं ना, तो नील नदी में क्या था, वो भी माता सत्तात्मक थी, ठीक है, की पूजा करते थे, नदी की पूजा करते हाँ बिल्कुल, प्रकृति पूजा करेंगे, बिल्कुल, उसको हम क्या कहेंगे, देखिए पीपल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आज भी पीपल पूजा होती है ना, तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे वृक्ष पूजा, क्या कहेंगे, वृक्ष पूजा, क्लियर। और बताइए, हाँ स्नान का ही मतलब, जैसे आज हम जाते हैं प्रयागराज में संगम स्नान करते हैं ना, उस समय भी महत्व रहा होगा। शिव जी और विष्णु जी के मूर्ति पर, हाँ वेरी गुड, शिव जी की भी एक ऐसी मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, पशुपति शिव की पूजा की जाती है। यानी अब इससे आपको कुछ पता चल रहा है ना कि प्राचीन देवता कौन थे, शिव। क्लियर कि नहीं क्लियर, तो क्या कहेंगे, शिव पूजा कह सकते हैं ना। और बताइए, हाँ वेरी गुड, वो प्रकृति की जो है ना, वो सृजन शक्ति के रूप में लिंगम यौन की पूजा करते थे, ठीक है ना, तो आज भी तो मंदिरों में है ना, शिव भगवान पर जल चढ़ाते हैं, क्या है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा ना, क्या कहेंगे, यौन योनि पूजा, ठीक है ना। और बताइए, वेरी गुड, देखिए प्रतीक पूजा भी था, क्योंकि वो स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं ना, स्वास्तिक जानते हैं ना, ऐसे ही कुछ होता है ना, तो क्या था, ये स्वास्तिक की पूजा भी यानी प्रतीक पूजा भी करते थे, सिंबॉलिक कहेंगे ना, सिंबॉलिक वर्शिप ना, तो क्या था, सिंबॉलिक था ना, आज भी तो है, आज भी जो है सिंबॉलिक वर्शिप है कि नहीं है, बताइए प्रतीक पूजा है कि नहीं है, आज भी स्वास्थ्य की पूजा करते हैं ना, ये तो कितने पॉइंट बनते जा रहे हैं, केवल खुदाइयों का जो सामान मिले उसी के आधार पे इतने पॉइंट बन गए। और बताइए, नहीं कोई, मैं तो कह रहा हूँ रिटर्न एविडेंस कब पता चलेगा, थ्योरेटिकल पॉइंट से पता चलता है ना, लेकिन कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए, जैसे वैदिक में क्या है, ऋग्वेद है ना, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, हम पढ़ ही नहीं पाए तो कैसे बताएंगे, तो ये जानकारी मिलती है नहीं। व्यवहारिक पक्ष क्या है इसका, खुदाई में चीजें मिली उससे जानकारी मिलती है। हाँ वेरी गुड, अग्नि पूजा आप क्या दीजिए, क्या कहेंगे, हाँ फायर वर्शिप, हाँ बिल्कुल, अग्नि पूजा, कितने पॉइंट, बहुत ज्यादा पॉइंट होते जा रहे हैं। तो एक एक खुदाई से प्राप्त साक्ष्य, अगर धार्मिक पहलू पूछे कि हड़प्पा सभ्यता के धर्म पर प्रकाश डालिए, तो क्या कहेंगे आप, सबसे पहले सिस्टमैटिक ढंग से उसे प्रस्तुत करेंगे कि किसी भी धर्म के दो पक्ष होते हैं, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल क्या होता है, उस धर्म के ग्रंथ में जो जानकारी मिलती है लिटरेचर से, तो चूंकि उपलब्ध नहीं है हमें, तो कैसे जानकारी मिलेगी, प्रैक्टिकल व्यवहारिक पक्ष, यानी जो कर्म कांड जो वो करते थे, और उसकी जानकारी कैसे मिली है, जो खुदाई में चीजें प्राप्त हुई है। क्लियर, क्लियर हो गया ना, 70 पॉइंट, और भी जोड़ सकते हैं आप, अपने से जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही 7, 8, 9 पॉइंट है। क्लियर, फिर क्या आप बचा, अब 8 देख लीजिए तो हड़प्पा कल्चर आपका सप्ताह आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए कला क्या है, कोई बताएगा।